पोस्टमार्टम। दोस्तों, ये शब्द आपने कई बार फिल्मों और असल जिंदगी में सुना होगा, खासकर तब जब किसी व्यक्ति की मौत आश्चर्यजनक रूप से समय से पहले हो जाती है तो अक्सर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पोस्टमार्टम होता क्या है? और आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल आया ही होगा कि पोस्टमार्टम होता कैसे है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि दोस्तों पोस्टमार्टम कैसे होता है, और ये भी बताएंगे कि जिसे आज तक आप महज बॉडी को चीर फाड़ कर मौत का कारण पता लगाना समझते थे, वो असल में दोस्तों एक मेडिकल की सर्जरी प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, पोस्टमार्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, पोस्ट और मार्टम। पोस्ट का मतलब होता है बाद और मार्टम का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु। यानी पोस्टमार्टम शब्द का मतलब हुआ मृत्यु के बाद होने वाली प्रक्रिया। इसका मेन उद्देश्य मरने वाले व्यक्ति की मौत के पीछे का कारण पता लगाना होता है। आपने हमेशा ही ये गौर किया होगा, अगर किसी व्यक्ति की मौत सामान्य स्थिति में हुई है तो उसके घर वाले कभी भी उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि मृतक की मौत किस कारण से हुई है। जैसे कैंसर, जिसका इलाज वर्षों तक चलता है और इलाज के दौरान ही व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अब वापस आते हैं दोस्तों टॉपिक पर और बात करते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम होता कैसे है। दोस्तों, मरने वाले की मौत का कारण पता लगाना एक बेहद ही मुश्किल काम होता है। अब क्योंकि ऐसी मृत्यु दोस्तों किसी मर्डर या फिर एक्सीडेंट के चलते होती है, तो सबसे पहले इसे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पुलिस पहले लाश का पंचनामा करती है, बॉडी के बारे में उसके घर वालों को बताया जाता है, फिर उनकी परमिशन ली जाती है और तब जाकर दोस्तों बॉडी अस्पताल तक पहुंचती है। इसी बीच कई बार ऐसा भी होता है जब मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम का समय आने तक 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं, जबकि पोस्टमार्टम करने और उससे सही रिपोर्ट आने के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि लाश का पोस्टमार्टम उसकी मृत्यु के 10 घंटों के अंदर हो जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस होता है जिसमें मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, ऐसे केसेस में चारों ओर से पड़ने वाले प्रेशर के चलते पोस्टमार्टम करने में देरी होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि डॉक्टर्स कभी भी ये पता नहीं लगा पाते कि उसकी मौत की असली वजह क्या थी। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की मौत किसी अंदरूनी चोट या फिर जहर देने से होती है और मरने के तुरंत बाद ही बॉडी तेजी से डिकम्पोज भी होने लगती है। शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया की संख्या जो तेजी से बढ़ती है, वो कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि देरी होने के कारण पोस्टमार्टम विभाग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि मौत का असली कारण क्या था। कुछ ऐसी ही मुश्किल डॉक्टर्स को तब भी आती है जब केस एक्सीडेंट का होता है, जिससे बॉडी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आता कि पोस्टमार्टम करे तो करे कैसे। लेकिन दोस्तों हालात कैसे भी हों, डॉक्टर्स अपना काम नियम अनुसार ही पूरा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बॉडी का हर एंगल से फोटो शूट कराया जाता है, और वो इसलिए ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हीं तस्वीरों की मदद से उस बॉडी पर कहां कहां कट था या फिर कोई घाव था ये देखा जा सके, और भविष्य में अगर किसी भी तरह का कोई क्लेम आए तो उसे भी साबित किया जा सके कि जिस समय बॉडी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स को मिली थी तब उसकी हालत कैसी थी। फोटोशूट के बाद सबसे पहले दोस्तों मृतक का ब्लड, उसकी आंखों का लिक्विड, उसके बालों और नाखूनों के नमूने लिए जाते हैं, जिन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं मरने वाले व्यक्ति ने किसी प्रकार के ड्रग या फिर अल्कोहल का सेवन तो नहीं किया था। इसके बाद बारी आती है दोस्तों फिंगरप्रिंट्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसे जिंदा व्यक्ति के सभी उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मृतक की सभी उंगलियों के निशान पोस्टमार्टम के समय लेना पोस्टमार्टम प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब शरीर गल जाने के चलते शव के फिंगरप्रिंट्स लेना नामुमकिन हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसे हालातों में शव की हथेली की पूरी स्किन निकाल ली जाती है, जिसे डॉक्टर खुद अपने हाथों में पहनकर फिर उसके फिंगरप्रिंट्स निकालते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों बॉडी के फुल एक्सरे की, जिससे ये पता लगाया जा सके कि मरने वाले व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, जैसे बंदूक की गोली या फिर उससे निकलने वाला गन पाउडर। ये सभी चीजें दोस्तों एक्सरे की मदद से डिटेक्ट की जाती है, जो डॉक्टर्स को ये समझने में मदद करता है कि मरने वाले के किस हिस्से में गोली लगी, जिससे ये समझना भी आसान हो जाता है कि उसे किस तरफ से गोली मारी गई। और इस जानकारी से पुलिस के लिए ये समझना और भी आसान हो जाता है कि मौका वारदात पर किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी। इसकी मदद से कई बार पुलिस को हत्या का सुराग ढूंढने में भी काफी आसानी हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, एक्सरे की मदद से शरीर के भीतर टूटी हुई हड्डियों को देखकर ये भी आसानी से समझ में आ जाता है कि हत्यारे का जान लेने का तरीका क्या था। जैसे कि सीरियल किलर्स जो हमेशा एक ही पैटर्न से मर्डर करते हैं। दोस्तों ये पैटर्न मर्डर कॉन्सेप्ट अगर आज दुनिया को पता है तो इसका क्रेडिट पोस्टमार्टम प्रक्रिया को ही जाता है। एक बार जैसे ही एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब बारी आती है स्टेप 2 की, जिसे इंटरनल एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। इसके लिए एक खास पैथोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है
जो ये चेक करते हैं कि शरीर के अंदरूनी हिस्से को क्या क्या हुआ है। इसके लिए पैथोलॉजिस्ट अपने सहकर्मियों की मदद से शव के सारे कपड़े उतार देता है। फिर बॉडी को एक खास केमिकल की मदद से पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। इसके बाद शरीर की पीठ के नीचे एक गोलाकार ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जिसकी मदद से मृतक का शरीर ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि छाती पूरी तरह से खुल जाए और उस पर आसानी से चीरा लगाया जा सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर मामलों में पूरे शरीर का ही पोस्टमार्टम नहीं होता है, बल्कि शरीर के कुछ खास अंगों का ही पोस्टमार्टम कराया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सर पर गोली लगने से हुई है तो गोली निकालने के लिए सिर्फ उसके सिर का ही पोस्टमार्टम किया जाएगा, न कि उसकी पूरी बॉडी का। वहीं अगर स्थिति ऐसी बनती है जिसके चलते पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम करना पड़े, तब सबसे पहले छाती पर वाई शेप का कट लगाया जाता है। वाई शेप कट पुरुष के सीने पर लगाया जाता है, तो वहीं यू शेप कट महिलाओं के शरीर पर लगाया जाता है। इसके बाद शरीर को सीने से लेकर पेट तक पूरी तरह से खोल दिया जाता है। इसे दोस्तों डीप कट बोलते हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदरूनी ऑर्गन साफ साफ दिखना शुरू हो जाते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए तो इस समय दोस्तों पैथोलॉजिस्ट को लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन साफ साफ दिखाई दे रही होती है। आपको बता दें कि लगभग 50% केसेस में डॉक्टर्स शरीर के सभी अंगों को इंस्ट्रूमेंट की मदद से एग्जामिन करते हैं और वो समझ जाते हैं कि मौत के क्या क्या कारण थे। लेकिन दोस्तों 50% केसेस में ऐसा भी होता है जब इन सभी ऑर्गन्स को शरीर से एक एक करके बाहर निकाला जाता है और फिर इनकी अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा जांच कराई जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु इंटेस्टाइन कैंसर से हुई है तो जांच कराने के लिए समूचा पेट और इंटेस्टाइन्स को बाहर निकालना पड़ता है। इसे मेडिकल भाषा में दोस्तों रॉकी टेंस की मेथड भी कहते हैं। दोस्तों, पहले के समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर खुद से सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाला करते थे। लेकिन आज देखिए समय बदल चुका है। आज मशीनों द्वारा सभी अंगों को एक साथ निकाला जा सकता है, जो शव को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। वही बात करें दिमाग की तो दोस्तों इसे निकालने के लिए एक कान से दूसरे कान तक एक कट लगाया जाता है। तभी दिमाग का एक हिस्सा बाहर निकलता है और दिमाग का वो हिस्सा जो मजबूत खोपड़ी के बीचों बीच होता है, उसे निकालने के लिए पहले शरीर की एक मोटी त्वचा को हटाया जाता है, जिसके बाद आरी की मदद से खोपड़ी को काटा जाता है और तब जाकर दिमाग का मुख्य भाग बाहर आता है। सभी अंगों को निकाल लेने के बाद दोस्तों जब जांच की जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर पेट और आंतों को छोड़कर सभी अंगों का वजन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि शरीर में पहले से कोई बीमारी मौजूद थी या नहीं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों पेटों और आंतों की, जिन्हें दबाकर इनमें से मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों कई बार मरने वाले की मृत्यु जहर के सेवन से होती है और अगर ऐसा होता है तो जहर का वो सैंपल उसके मल में मौजूद रहता है, जिसे जांच करने पर आसानी से ट्रेस भी कर लिया जाता है। इसके अलावा इससे ये भी पता चल जाता है कि मरने वाले की मृत्यु कितने समय पहले हुई थी। लेकिन अगर यही बॉडी काफी दिनों पुरानी हो जाती है तो शरीर में मौजूद बैक्टीरियाज अंतड़ियों में मौजूद खाने को और जहर को कंज्यूम करने लग जाते हैं, जिसके चलते पोस्टमार्टम की जांच प्रभावित होती है। इसका नतीजा ये होता है कि जो व्यक्ति जहर के चलते मारा गया था उसके शरीर में जहर का एक कण भी नहीं मिलता। और कानून के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं, जहाँ सबूत नहीं वहाँ कोई गुनाहगार भी नहीं। खैर दोस्तों, फिर से वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ऐसे सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उन्हें माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए लैब में भेज दिया जाता है और इसी जांच के आधार पर दोस्तों पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है जब कुछ केसेस में हाथ पैरों में लगी चोट की मदद भी ली जाती है। अगर डॉक्टर्स को किसी प्रकार के घाव मिलते हैं तो ऐसी हालत में उन्हें भी चीरफाड़ करते हुए देखा जाता है, ताकि दोस्तों गहन अध्ययन किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हाथ पैरों को बिल्कुल ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। एक बार जैसे ही सभी जरूरी सैंपल और ऑर्गन इंस्पेक्शन पूरा हो जाता है, डॉक्टर सभी अंगों को वापस से फिर से बॉडी में रख देते हैं और बॉडी सिलकर दोस्तों उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, जो ये तय करती है कि इसे उसके परिजनों को वापस करना है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जहां मृतक की मौत को लेकर कोर्ट में केस चल रहा होता है और मामला काफी संवेदनशील हो जाता है। ऐसे हालातों में कभी समूची बॉडी तो कभी कुछ अंगों को स्टोर करके रख लिया जाता है। इसके लिए दोस्तों फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो विशेष केमिकल है जिसमें अंगों को रख दिया जाता है, जो उन्हें सड़ने गलने से बचाता है, ताकि समय आने पर उन पार्ट्स को दोबारा से जांचा जा सके। तो दोस्तों ये थी पोस्टमार्टम की समूची प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।